हेलो बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल के बारे में अब हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए, मेंडलीव पीरियडिक टेबल क्या है। मेंडलीव ने अपनी जो पीरियडिक टेबल बनाई थी उसका बेस रखा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखते चले जाएं तो प्रॉपर्टीज़ रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic masses। ये उसका रूल था। मतलब कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, तो जो एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है वो रिपीट करेंगे आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल। और रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आफ्टर अ सर्टेन रेगुलर इंटरवल के को हम कहते हैं पीरियोडिसिटी, इसीलिए इसको कहते हैं पीरियोडिक टेबल। सो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज एलिमेंट को अरेंज करें इन increasing order of their atomic masses, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होने लगेंगे। द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज are repeated after a certain interval or this repetition is named as periodicity। इसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल बनाने का बेस था उसमें ग्रुप्स थे जो वर्टिकल कॉलम से बने थे जिनका नंबर था 8, और जो पीरियड थे वो हॉरिजॉन्टल रोज थी जिनका नंबर था 7। मतलब कुछ ऐसे बनाया था उसने। तो इनको उसने कहा ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल रोज को उसने कहा पीरियड। और बेसिक जो उसने यूज़ किया था दैट ग्रुप्स को उसने यूज़ किया था दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हैविंग similar properties, especially the same valency। ये उसका बेसिक था।
अब हम बात करते हैं ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दी थी। तो ये हो गए उसके अंदर 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4, 5, 6, 7 एंड 8, और ये उसके अंदर पीरियड्स थे जो आगे फर्दर डिवाइड हो गए थे। तो ग्रुप 1, 2, 3, 4 तो सब डिवाइडेड नहीं है। ये उसकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी। फिर इसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस किए गए। इसमें जो मॉडिफिकेशन किए गए, जैसे यहीं पर हम डिस्कस करें तो उसने यहाँ एक जगह छोड़ी, राइट। तो इसके बाद थोड़े मॉडिफिकेशन किए गए। क्यों किए गए? क्योंकि ज़ीरो ग्रुप यानी नोबल गैसेस was not known at the time when Mendeleev proposed his table। और नोबल गैस की डिस्कवरी के बाद यहाँ एक और ग्रुप ऐड कर दिया गया जिसको नाम दिया गया ज़ीरो ग्रुप, और यहीं पर नोबल गैसेस को रखा। तो उसके बाद ये पीरियोडिक टेबल असाइन हुई। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जिसको आप थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म कह सकते हैं। तो यहाँ से ये देखिए सब ग्रुप शुरू हुआ 4th से, ये 5th, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड। ये थी पीरियोडिक टेबल। और ये रहा ज़ीरो ग्रुप जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन नोबल गैसेस आ गए। ये सारी नोबल गैसेस आ गई। ये देखिए खाली जगह छोड़ी हुई है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की कुछ एडवांटेजेस थे। जैसे अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स टेबुलर फॉर्म में पढ़ना, याद करना, समझना आसान है। क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी देखें फ्लोरीन की तो उससे नीचे आने वाले एलिमेंट यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। या यहाँ देखें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन तो सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे। तो स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड was made easy। तो इन ग्रुप the elements have similar properties। तो ये आसान कर दिया उसने ग्रुप की फॉर्म में। और एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद, जैसे सोडियम की प्रॉपर्टी पढ़ी तो पोटेशियम की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करना या रुबीडियम या सीजियम या फ्रेंशियम की प्रॉपर्टी प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान हो गया। दूसरा एडवांटेज, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। ही वॉज अ वेरी बोल्ड साइंटिस्ट कि उसने यहाँ खाली जगह छोड़ दी और इन खाली जगह को उसने नाम दिया ईका एल्यूमिनियम और दूसरे को नाम दिया ईका सिलिकॉन। तो ये है हमारे पास 1, ये 2, ये 1 और ये 2। उस समय एल्यूमिनियम नोन था, लेकिन एल्यूमिनियम के नीचे खाली जगह पर एलिमेंट नोन नहीं था। एटॉमिक मास के बेसिस पर अरेंज किया तो उसे यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिला।
उसने कहा कि अगर यहाँ कोई एलिमेंट डिस्कवर होकर रखा जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर होंगी। और साथ में यहाँ पर भी उसने खाली जगह छोड़ी क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस पर उस समय एलिमेंट नोन नहीं था। लेकिन उसने कहा कि यहाँ जो 2 नंबर पर जो एलिमेंट रखा जाएगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन से सिमिलर होगी। एंड लेटर यहाँ पर रखा गया गैलियम और यहाँ पर रखा गया जर्मेनियम, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से सिमिलर मिली और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी गैलियम की सिमिलर, मतलब गैलियम की प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम से सिमिलर मिली। तो उस समय तो नोन नहीं था ये दो, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर यहाँ 2 एलिमेंट डिस्कवर होंगे कभी फ्यूचर में तो जो भी एलिमेंट यहाँ रखे जाएंगे उनकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम और सिलिकॉन से सिमिलर होंगी। और ऐसा हुआ भी। गैलियम डिस्कवर हुआ तो एल्यूमिनियम से सिमिलर मिली, जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो सिलिकॉन से सिमिलर प्रॉपर्टी मिली। तो ये एक बोल्ड स्टेप था। नेक्स्ट, इस बेरिलियम को लेकर है हमारा पॉइंट। बेरिलियम का एटॉमिक वेट उस समय जो नोन था वो था 13.65, जो करेक्ट नहीं था, लेकिन यही नोन था। और एटॉमिक वेट निकाला गया इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी से, जो मोल कंसेप्ट में पढ़ लेते हैं, इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट। और उस समय एलिमेंट बेरिलियम की वैलेंसी नोन जो या कहें जानी गई थी वो थी 3 और इक्विवेलेंट वेट था 4.55। तो एटॉमिक वेट नेचुरली 13.65 आना था। अब अगर ये एटॉमिक वेट आना है तो ये एटॉमिक वेट कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14 के बीच में रखा जाना चाहिए था। किसको? बेरिलियम को, क्योंकि बेरिलियम है 13.65, यहाँ रखा जाना चाहिए था, मतलब उसे रखा जाना चाहिए था यहाँ इन दो के बीच में, बट इन दो के बीच में जगह खाली नहीं थी। तो बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी मैग्नीशियम से सिमिलर थी या कैल्शियम से सिमिलर थी, तो उसने क्या किया, बेरिलियम को यहाँ रखा। लेकिन अगर यहाँ रखता तो उसकी वैलेंसी उसने कहा कि 3 नहीं 2 होगी। अब 4.55 मल्टीप्लाई किया, अब जो एटॉमिक मास आया वो आया लगभग 9.1। तो यहाँ एटॉमिक मास उसने करेक्ट कर दिया। इसका मतलब ही करेक्टेड द एटॉमिक मास of certain elements like बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक मास उसने करेक्ट करके यहाँ रखा। और क्योंकि हमने अभी बताया आपको कि जो बेसिक था उसका वो था वैलेंसी, वैलेंसी के बेसिस पर रखा था, तो बेरिलियम की वैलेंसी ही उसने करेक्ट कर दी। उसने कहा बेरिलियम की वैलेंसी 3 नहीं 2 होनी चाहिए, तो एटॉमिक मास भी करेक्ट हो गया। तो उसने एटॉमिक मास भी करेक्ट कर दिया और वैलेंसी भी करेक्ट कर दी। लेकिन ये सब तो उसके एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेजेस क्या थे? तो डिसएडवांटेजेस थे कि उसका जो बेसिक लॉ था वो था एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, इस फॉर्म में रखना था। लेकिन प्रॉपर्टी के बेसिस पर उसने कुछ कम एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को बाद में रखा और ज़्यादा वाले एटॉमिक मास को पहले रख दिया। जैसे अगर हम देखें तो आर्गन को किससे पहले रख दिया? पोटेशियम से पहले रख दिया, ये देखिए। और जबकि आर्गन का एटॉमिक मास था 40 और पोटेशियम का था 39। रखना चाहिए था पोटेशियम के बाद, लेकिन आया वो पोटेशियम से पहले। ये एक ड्रॉबैक हो गया। सिमिलरली उसने टेल्यूरियम को, जिसका एटॉमिक मास है 127.6, इसको पहले रखा आयोडीन से। ये देखिए प्रीवियस पेज पर, ये रहा हमारे पास आयोडीन और ये रहा टेल्यूरियम, जबकि होना चाहिए था कुछ ऐसा।
उसके लॉ के हिसाब से। लेकिन क्योंकि आयोडीन की प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही थी ब्रोमीन से, क्लोरीन से, तो उसने प्रॉपर्टी और वैलेंसी के बेसिस पर अपने ही लॉ को ब्रेक कर दिया। तो ये एक उसका डिसएडवांटेज हुआ, दैट इज सम एलिमेंट्स with higher atomic weight are placed before the elements with lower atomic weight। तो ऐसे को हमने कहा एनोमिलस पेयर। तो ऐसे हुए हमारे पास एनोमिलस पेयर, अपने ही रूल के अगेंस्ट था। दूसरा डिसएडवांटेज क्या था इसका कि अगर हम आइसोटोप्स देखें जैसे 8O16, 8O18, तो आइसोटोप को शुड बी इन डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप में होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि दोनों के एटॉमिक मास अलग अलग है। शुड बी इन डिफरेंट ग्रुप, बट ही प्लेस्ड isotopes of an element in same group। लेकिन उसने आइसोटोप को सेम ग्रुप में रखा। क्यों रखा? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स सेम है, इसलिए रखा। लेकिन ये तो उसके अपने ही रूल के अगेंस्ट है। उसको रखना चाहिए था अलग अलग ग्रुप में, क्योंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए, लेकिन रखा सेम ग्रुप में। ये एक डिसएडवांटेज हुआ। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है? थर्ड डिसएडवांटेज है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन, अगर हम प्रीवियस देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन उसने अल्कली मेटल के साथ रख दी है यहाँ। लेकिन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ भी सिमिलरिटी दिखाता है, तो उसको हाइड्रोजन प्रॉपर्टी के बेसिस पर यहाँ रखना चाहिए था। यहाँ रखा क्योंकि प्रॉपर्टी अल्कली मेटल से उसे सिमिलर लगी, लेकिन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी हैलोजन से भी सिमिलर है। तो यहाँ क्यों नहीं रखा? ये एक ड्रॉबैक बन गया उसका। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन was not justified, because it show resemblance with alkali metal and also with halogens। तो इसकी पोजीशन अनसर्टेन है। उसने और क्या किया? जो एलिमेंट डिफरेंट नेचर के थे उनको साथ रख दिया, और जो एलिमेंट सिमिलर नेचर के थे उनको अलग रख दिया। So elements of different nature were placed in same group। Example, alkali metal 1A and coinage metal 1B, यानी दोनों को वन ग्रुप में रख दिया। जबकि अल्कली मेटल्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
इनकी प्रॉपर्टी कॉइनेज मेटल होती है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉइनेज इसलिए बोलते हैं, इनसे कॉइन्स बना करते थे, इसलिए कॉइनेज मेटल, कॉपर के कॉइन, सिल्वर के कॉइन, गोल्ड के कॉइन। तो ये कहीं से भी सिमिलरिटी नहीं दिखाते। एक है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और कॉपर, सिल्वर, गोल्ड बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स हैं। तो सेम ग्रुप में इन्हें रखना जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा, जैसे सर्टेन केमिकल सिमिलर एलिमेंट्स लाइक कॉपर, जिसको रखा था 1b में, एंड मरकरी, जिसको रख दिया 2b में। अब इनकी प्रॉपर्टी सेम है, दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं, लेकिन ग्रुप अलग अलग हैं। हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये उसका एक पेरियोडिक लॉ का अगेंस्ट हो गया, इसीलिए ये पेरियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया एटॉमिक नंबर। एंड मॉडर्न पेरियोडिक लॉ, जिसको आज हम पढ़ते हैं, यानी वो करंट पेरियोडिक टेबल है, उसमें एटॉमिक मास की जगह एटॉमिक नंबर बन गया है। लेकिन क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक साइंटिस्ट है मोज़ले's वर्क, मोज़ले ने काम किया था। ये फिज़िक्स का काम किया था, लेकिन इसको यूज़ किया केमिस्ट्री में। मोज़ले ने क्या कहा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसकी? ऑफ एक्स रेज की, जो जनरेट होंगी किससे? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी मेटल पर स्ट्राइक कराते हैं। तो अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन बीम को किसी हैवी मेटल पर स्ट्राइक कराते हैं तो हमें कौन सी रेज मिलती हैं? एक्स रेज मिलती हैं। और एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी है वो एटॉमिक नंबर के साथ बदलती है, ना कि एटॉमिक मास के साथ। यानी रूट ओवर फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू जेड थी। जेड यहाँ एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रॉपर्टी एक हो गई फ्रीक्वेंसी जो एटॉमिक नंबर के साथ बदल रही है, ना कि एटॉमिक मास के साथ। तो मोज़ले ने एक इक्वेशन दी दैट रूट ऑफ न्यू इज़ इक्वल्स टू ए इंटू जेड माइनस बी। हम याद करें तो ए जेड बी यानी अजब करके याद कर सकते हैं, जहाँ पर ए एंड बी आर कांस्टेंट, जो डिपेंड करते हैं किस पर? एक्स रेज पर। इसका मतलब मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर उसकी प्रॉपर्टी है, एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्योंकि उसने जब ग्राफ बनाया अंडर रूट न्यू वर्सेस जेड का, तो उसको एकदम स्ट्रेट लाइन मिलती चली गई ऐसे। मतलब जैसे जैसे जेड चेंज होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी। तो ये बेसिक लॉ बना, या बेसिक बना किसके लिए? मॉडर्न पेरियोडिक लॉ के लिए। तो अब हम बात करेंगे मॉडर्न पेरियोडिक लॉ।